नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जानने के प्रयास करेंगे एक कंपनी जिसका नाम था पहले एनएसडीएल। और एनएसडीएल एक डिपॉजिटरी थी पहले, लेकिन बाद में इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किसके लिए कामकाज करती है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट उनके पास है वो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, चाहे वो हाई सिक्योरिटीज डेटा की तरफ हो कामकाज करती हो या फिर गवर्नमेंट के इनकम टैक्स की डेटा की तरफ ही ध्यान दिया जाए। इन तरह की चीज़ों को इनकम जो कि एनएसडीएल था पहले, और उसको प्रमोटर्स एक तरह से पहले था। ये प्रमोटर्स भी है ना, वो कहते हैं जो कि कोई मेन प्रमोटर नहीं है, सब की सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ही मन मिल के बनाया हुआ है। इसको स्टार्टिंग में प्रमोट किया था, लगता है कि एनएससी ने प्रमोट किया था। एनएससी के लिए ये डिपॉजिटरी का काम देखती थी। और क्या कहती है कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, जिसका स्टॉक मार्केट में इसके स्टॉक लिस्टेड है। और जब भी हम पैन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं ना, तो ये जो कंपनी है प्रोटीन, पहले एनएसटीएल हुआ करता था, इनका फॉर्ड मिलता था। और आज भी एनएसटीएल के थ्रू ही पैन कार्ड पेन टेन और गवर्नमेंट के ढेर सारा सर्विसेज मिलती है, चाहे वो पेंशन फंड की बात हो या अटल पेंशन की बात हो या नेशनल पर्सन की बात हो। तो हम चलने का चल समझते हैं इस प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, और डेटा बैंक बनाने का प्रयास करता है। इसमें कि सी आर ए है, सी आर ए ऑफ द नेशनल पेंशन फंड, सी आर ए ऑफ द अटल पेंशन फंड। इसके बाद इनके पास और कुछ आता है, इसमें विद्या सारथी है, विद्या लक्ष्मी है। इसके बाद देखा जाए आईडी और डेटा में देखा जाए तो इनके पास ई के वाई सी, ई साइन प्रो, आधार ऑथेंटिकेटेड, जीएसटी सर्विसेज प्रोवाइड करती नजर आती कंपनी। साथ में इनके पास ग्लोबल सर्विस भी है, क्लाउड सर्विस भी देखने को मिलता है, जो कि आप कहीं से भी इसको इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटीज कंसल्टेंटिंग का काम करती है देखा जाए तो। इसके बाद प्रोटीन इन द इंटरनेशनल में काम काज करती है। इनके पास देखेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे वेबसाइट्स पे चलती नज़र आती है चीज़ों। तो चलिए आज इसी कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। इसका बिजनेस मॉडल बारे में समझ गया, इसका बिजनेस मॉडल ये था। अब आते हैं मार्केट की क्या है पोटेंशियल को लेकर के। मार्केट क्या है पोटेंशियल कहती है जो करीब 1313 के आसपास प्राइस है। एक यूनिक प्राइस अभी फिलहाल देखने को मिला है 1313 का। तो इसको फिलहाल हम कट कर दें, क्योंकि अक्सर मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, यार इसका प्राइस क्या है। मैं कहता हूँ इसका प्राइस का क्या करना है, ये प्राइस तो किसने दिया है, ये मार्केट ने दिया है, इसीलिए नाम इसका मार्केट करंट प्राइस है। और ये कहाँ से बनती है, ये बनती है फंडामेंटल, टेक्निकल्स और सेंटिमेंटल्स, इन तीनों को ऐड करेंगे तो बनती है मार्केट की करंट प्राइस। फंडामेंटल प्राइस क्या है, फंडामेंटल प्राइस कहती है 229 के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू की प्राइस कहती है, इंट्रेंसिक वैल्यू कहती है नियरली 363 रुपये के आसपास। और फेस वैल्यू के बारे में पता है, जो कि 1 रुपये से लेकर के 1, 2, 5, 10 के आसपास ही रहती है सारी कंपनी का। डिविडेंड का कोई पार्ट है नहीं, क्योंकि कंपनी रिसेंटली लिस्टिंग हुआ था। इसकी आईपीओ ना पिछले कुछ दिनों पहले आई थी, इसमें चर्चा करेंगे। ईपीएस तरह से अर्निंग पर शेयर तो 24 रुपये के पर शेयर आती है। आरओसी की बात करो तो 14.3, आरओ की बात करो तो 10.9। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल पोटेंशियल। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल में क्या कहती है, इनके दो कंपनियां जो को टक्कर देने वाली, एक तो ये एनएसटीएल, एक है सीडीएसएल। कुछ चीज़ सीडीएसएल भी काम काज करती है, कुछ एनएसटीएल भी करती है, जिसका नाम आजकल प्रोटीन ई गवर्नेंस हो गया। पैन कार्ड तो ऐसे यूटीआई बनाती थी, तो हम उसका भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पोटेंशियल क्या कहती है 34.68, और यहाँ कहती है स्टॉक पोटेंशियल जो 54.6। बेसिकली ये प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं पोटेंशियल। मार्केट को एक पोटेंशियल प्रोवाइड करती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को लेकर, अच्छा इनका पोटेंशियल ये मार्केट के लिए ये है। इनका मार्केट क्या कहती है, बुलिश नज़र आती है। डेट्स टू इक्विटी रेशियो क्या है 0.02 के आसपास, करंट रेशियो को ऐसा 2% के आसपास से निकल के आती है, 1.95 के आसपास है। प्रमोटर कोई है नहीं, मैंने पहले कहा कि इसका स्टार्टिंग जो प्रमोटर था, वो प्रमोटर्स एक तरह से कहा जा सकता है कि इंडिया में जितने बड़े डीआई हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, उन्होंने इसको अपनी अपनी पोजीशन से इस कंपनी को बना रखा है। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या कहती है, इसके बारे में देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू कहती है करीब करीब 578% जंप कर चुका है। 5.78 टाइम्स मान लेते हैं इसको, तो अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है 1313 का। क्या टेक्निकली भी इतना 1313 के आसपास देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है, इसके लिए हम चलते हैं टेक्निकल में। और टेक्निकल में देखने को मिलती है जो लगातार स्टॉक में क्या निकल के आती है, लगातार ये निकल के आती है जो कि एक रेजिस्टेंस के जो कि सपोर्टिंग लाइन था
सपोर्टिंग लाइन को तोड़ के ऊपर निकल चुका है। अब इसके बाद क्या निकल के आती है, सेम फिगर आउट में देखा जाए, इनका पहला टारगेट होगा वो तो निकल के ये आती है। इस हिसाब से यहाँ पे लगातार स्टॉक आई है, कितनी बार आई है और वहाँ पे कितनी बार यही है। इसके बाद जो लास्ट होगा वो इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आती है। अर्थात यहाँ पे देखने को ये मिलती है, यदि इसको इस आंकलन से देखा जाए गिरते चलते, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला टारगेट तो उसका ये होना चाहिए। कितना आती है, 1500 के आसपास, 1500 तक तो जा सकती है, क्योंकि इसका ऐसा लगता है फिलहाल यदि ऐसे पोजिशंस को तरफ देखा जाए तो क्या निकल के आती है इसमें। इस प्राइस पे लगातार कई बार उन्होंने मोमेंटल किया है। देखिए इस प्राइस पे स्टॉक ने लगातार जिस हिसाब से गिरा था उसी हिसाब से चढ़ा था। यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर यहाँ पे खरीदारी देखने को मिलती जा रही थी। अब आते हैं आगे आते हैं और उसका कहते हैं फंडामेंटली में कुछ हाईलाइट्स की तरफ ध्यान देने का प्रयास करते हैं। वो क्या कहती है, कंपनी की नज़र में एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, कंपनी का इसमें कंपनी 1995 में बनी थी। प्रोटीन्स इंडिया बेसिकली पहले कंपनी का नाम था प्रीवियस एनएसटीएल ई गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द डेवलपिंग सिटीजन्स सेंट्रिक्स एंड द पॉपुलेशन स्केल गवर्नमेंट सोल्यूशंस। ये काम काज करती नजर आती कंपनी है। आगे क्या कहती है इसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ देखा जाए, क्वार्टरली बेसिस का प्रॉफिट कहती है। इनके पास जो टोटल सेल्स था वो सेल्स लगातार बढ़ती नजर आती है, 270 करोड़ तक गया था, इसलिए 237 करोड़। अब इसको टॉप नहीं कहा सकते, 222 करोड़ है ना, तो टॉप नहीं कहा सकते। इससे पहले 232 करोड़, 236 करोड़ तक गया था। हाँ, इसको ये कहा जा सकता है ये थर्ड टाइम पे सबसे हाई काम काज करती है क्वार्टरली में। और इसका प्रॉफिट की तरफ ध्यान दें तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है इसमें काफ़ी कम हो गया पहले से, 21 करोड़ 28 करोड़ के आसपास, 32 करोड़ तक है उसमें। क्वार्टरली अब क्वार्टर पे कम हो गया, लेकिन ईयरली में लगता है कि इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपको यदि मर्ज करेंगे तो आपको लगता है कि इंक्रीज करती नजर आ सकती है। ईयर के डेटा के देखें तो ईयरली कहता है करीब 755 करोड़ से कितना पे जाती है, 882 करोड़ पर। मतलब यहाँ ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से लगातार एक ग्रोथ देखने को मिलती जा रही है, 19 से लेकर के 24 तक का डेटा। इसी हिसाब से यदि देखें अब नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 97 करोड़ के आसपास है। और 97 करोड़ के नेट प्रॉफिट में क्या कहना चाहता है कंपनी का, जो कि इससे पहले भी कंपनी का कितना प्रॉफिट था, 107 करोड़ 154। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक गिरावट वाली पोजीशन थी, और निचले लेवल से ही दूसरी लाइन पे खड़ी है यहाँ पे। और इस हिसाब से थोड़ा सा गिरावट वाला पोजीशन देखने को मिला इनकी प्रॉफिट पार्ट में, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। और वही जो शंका थी वही हुआ, नियरली 16% से लगातार गिरता हुआ स्टॉक इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये भी मतलब सेल्स बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी जो खर्चे हैं वो भी बढ़ाती चलती नजर आती है। इसकी डेटा कोई बात नहीं है, कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी थी, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं नहीं। तब भी देखा है तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा देती है, ग्रोथ लेवल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है, और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा इंक्रीज 10% से ज़्यादा का देखने को मिला है वाई के हिसाब से। अब आते हैं इस कंपनी के, मुझे लगता है ऐसा डिस्प्ले डेटर्स का पार्ट होना नहीं चाहिए। 78 दिन का डेटर है यहाँ पे भी, और पेबल कुछ है नहीं, तो डेटर्स में इनके पास कितना पैसा फंसा रहता है मार्केट के अंदर। इनका देखा जाए तो कहती है हमारे पास 190 करोड़ के आसपास पैसा फंसा है, और 190 करोड़ के आसपास पैसा फंसा है कितने के ऊपर, 882 के ऊपर। अर्थात 190 मान लेते हैं, 190 करोड़ का फंसा फंसा हुआ है कितने ऊपर, इसके ऊपर। ये अर्थात इसको कितना परसेंट मांगे, 20% से कम है, 15%, 18% के आसपास निकल के आती है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, जो कंपनी, ये कंपनी एक चीज़ और है, लोग कहते हैं इसका ना एनएससी पे लिस्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका प्रोमोटर एनएससी था, इसीलिए इसको एनएससी की तरफ लिस्ट नहीं किया गया, इसको बीएसई पे लिस्ट किया गया। जैसे बीएसई खुद एक एक्सचेंज है, तो आपस में वो नहीं हो जाए, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना हो, रिलेटेड पार्टी कॉन्टैक्ट ना हो, इसीलिए क्या किया है, इनकी जो प्राइस है वो स्टॉक की लिस्टिंग है वो कहाँ पे हुआ है, बीएसई पे हुआ है, जैसे बीएसई का एनएसई पे हुआ है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग की तरफ। शेयर होल्डिंग क्या कहती है इसके बारे में, एफआई की पोजीशन क्या थी, 10% के आसपास, अब उन्होंने बिकवाली किया, और डीआई के पास जो पोजीशन थी वो भी बिकवाली किया 10% के आसपास। और सब के सब बर्डन कहाँ बनती नजर आती है, ये सिंपल देखा जाए तो सब के सब बर्डन बनती नजर आती है, 11% का बर्डन बनती है कहाँ पे, पब्लिक के पास।
और पब्लिक के बारे में इसमें डीआई में देखें तो डीआई में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सब निकल के आती है। और एफआई में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं। डीआई में देखा है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड अंडर टेकिंग अंडर ऑफिस ऑफ द, ये क्या है बेसिकली, इसको जरा एक बार समझें ये है क्या। कहती है द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई स्कीम 1964। अर्थात यहाँ पे देखा जाए इनके पास जो पोजीशंस हैं यूटीआई के पास, यूटीआई के पास पोजीशन 6% यहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ पे, एनएसटीएल के अंदर। दूसरी तरफ एसबीआई की पोजीशन 5% के आसपास, और जहाँ पे बड़ी बड़ी देखने को जैसे 60 का पोजीशन देखने को मिला है। ऐसे यहाँ पे देखा एचडीएफसी बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक का है, कोई ऐसा बड़े यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक्स है, उसके बाद बड़ौदा एनपीए एन बीएनपी फंड्स हैं। ढेर सारा फंड्स यहाँ पे डीआई में देखने को मिला। जहाँ पे पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक में क्या निकल के आती, पब्लिक में एक निकल के आती एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे ना, जो बेसिकली प्रमोटर थे, इनको प्रमोटर कैटेगरी से निकाल करके कहाँ शिफ्ट कर गया पता है, तो शिफ्ट कर गया पब्लिक के अंदर। इसलिए प्रमोटर थे स्टार्टिंग में, एनएससी ही ने इसको एक तरह से जैसे एनएससी भी क्या है, एनएससी किसी की तो पर्सनल कंपनी है नहीं, इसमें भी सारे के सारे डीआई और बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों का हिस्सेदारी है। ऐसे ही यहाँ पे ये देखने को मिली जो एनएसटीएल के अंदर जो अर्थात फिलहाल फिलहाल जो प्रोटीन है, वो सबसे बड़ा पोजीशन किसका है, एनएससी एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का पोजीशन है। और क्या एनएससी केवल इसको सपोर्ट करती है कि और भी सपोर्ट करती है, क्या एक बार नज़र डालें एनएससी की कहाँ कहाँ होल्डिंग है, तो केवल इसी कंपनी में एक होल्डिंग है जहाँ पे इनकी होल्डिंग देखने को मिलती नजर आती है। उसके बाद निकल के आती है जो कि कहा जाए तो एक है सिटी कॉर्प फाइनेंस। इनके पास भी फाइनेंस जो कि इंडिया लिमिटेड है, इनके पास भी थोड़े से पोजीशन है, वो भी 3% का, ये भी पब्लिक में देखने को आती है। लेकिन ये सब एक स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करती नजर आती है, प्रोमोटर के साथ कामकाज करती नजर आती है। इसका आईपीओ लिस्टेड रिसेंटली आया था, इसलिए हम थोड़ा सा आईपीओ का पार्ट को एक आपके सामने नजर लेने का प्रयास करते हैं। और नवंबर में इसका आईपीओ आया था, और ये इसका देखा जाए प्रोटीन ई कॉमर्स ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ में कंपनी ने क्या कहा था, जो हम क्या करते हैं, इंडियन ई गवर्नेंस लीडिंग द इंडियन ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस कंपनी with legacy of the over 2 decades. Protein is a committed to enabling citizens centric and the population's scale e-governance solution for the government and the citizens of the India। और ये इस तरह के डेटा यहाँ पे ये कहती है हमारे पास ये सब चीज़ें, ये कहती है जो हम क्या करते हैं, कहती हैं हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द डेवलपिंग एंड द इम्प्लीमेंटिंग crucial technology infrastructures for the various government initiative। Protein is a trusted partner in the government and has the inspired is implemented protein projects across several ministries। मिनिस्ट्री के साथ भी कामकाज, अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ साथ कामकाज करते नजर आते हैं। एक नज़र डालते हैं इनकी परफॉर्मेंस की तरफ, हम वो पहले बाद में जाएंगे, पहले हम एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, डालने का प्रयास करते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट जो कि सेंटीमेंटल है। कहती है लॉन्च ऑफ द ई साइन प्रो बाय द प्रोटीन लिमिटेड प्रोटीन एंड द प्रेस रिलीज के थ्रू किया है। उन्हें क्या कहा है कि हम क्या करने वाले हैं, देखिए नई प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोटीन, और ये कहती है लॉन्च ऑफ द ई शाइन प्रो बाय प्रोटीन एंड द प्रेस रिलीज थ्रू। और ये 1 जुलाई को उन्होंने एक लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, और कहती है डोमेस्टिक मार्केट है, नॉट अप्लीकेबल्स हैं इसमें पे। और ई साइन प्रो के आसपास इसने प्रेस रिलीज करके कहा कि हमने ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी बीएससी पे लिस्टेड है, वो कहती है कि हमने क्या किया है, एक नया स्टाम्पिंग प्रोडक्ट डिजिटल सिग्नेचर एंड द स्टाम्पिंग प्रोडक्ट ई साइन प्रो to the being the single most comprehensive sign and stamps offering in the market। और ये एक तरह से नया डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, इसलिए सिग्नेचर की बात करते हैं जिस पे कामकाज करते हैं, क्योंकि सबके आजकल जितने सबके सब ई कॉमर्स हो गया ना, मतलब ई टाइप हो गए, तो ई टाइप के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेज के लिए सबके ई साइन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे इन सब के कामों पे
कामकाज करती नज़र आती है कंपनियां, और ये कहती है कि इससे क्या होगा, कहती है उससे जो कि टुडे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलोन स्पेंड्स मोर देन द 200 rupees 200 on the an average to the print executed and the store physical document and the manage log- logistics logistics between their customer branches and then the central official and the millions. The such agreement of the distribution on the e-sign pro delivered all of that the digital paperless and the legally. ये एक चीज़ निकल के यहाँ पे और जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आजकल शायद साइन करने के लिए आपको ओटीपी या फिर आपको अलग अलग टाइप की चीज़ों को लेकर के मिलती नज़र आ सकती है। तो ये इसका प्रेस रिलीज था लेटेस्ट। अब कहती है कंपनी की हम आईपीओ की तरफ नज़र डालते हैं। जब कंपनी की आईपीओ ओपन हुआ था तो आईपीओ में इसका आईपीओ हुआ था कब ओपन, 11/6/23 को, और 8/11 को बंद हो गया, 13 को लिस्टिंग होती है। आईपीओ की प्राइस कितना था, 792 के रुपये के आसपास, और 782 से इशू साइज कितना था, नियरली 500 करोड़ का। लिस्टिंग हुआ कितना पे, सेम प्राइस पे 792 पे। 792 पे लिस्टिंग गेन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एज ऑन डेट ये जो प्राइस है, करंट प्राइस कहाँ से, लिस्टिंग गेन से, यहाँ से इसमें क्या आपने करीब 66% का जंप देखने को मिला, किससे, करंट मार्केट प्राइस से। तो ये हमने इसको समझने का प्रयास किया है। चलते हैं इसका अब एज ऑन टाइम में परफॉर्मेंस लेवल क्या करना चाहती है इसके बारे में। तो ये कहती है जहाँ पे हम इसके पीयर्स का भी एक कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। तो इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ ग्रो क्या कहती है, परसेंटेज ऑफ ग्रो बीएससी के ऊपर कहती है, जो पिछले 6 महीने में 3% का जंप किया है। पिछले 6 महीने में कितना, 3% का जंप किया है 3 महीने में, 22% लगातार। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ के इसके पीछे पीछे चलती नजर आती है, क्योंकि आईपीओ के बाद मार्केट गिरा था, गिरने के बाद दोबारा मार्केट चलती नजर आ रही है। जिस हिसाब से यहाँ गिरा था ना, मुझे आंकलन ये लगता है उसी हिसाब से यहाँ पे रिएक्ट करती नजर, और इसी प्राइस के आसपास दोबारा चलती नजर आती है। और क्या इसका लास्ट जो लेटेस्ट होगा वो इसके आसपास चलती, 1500 के आसपास चलती नजर आ सकती है आगे, क्योंकि मार्केट में इसके पॉलिटिकल पोटेंशियल चलती रहती नजर आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। अब इसके पीएस कंपनी की तरफ एक नज़र डालते हैं। इसके पीएस में क्या निकल के आती है, ओकरस फिनसर्व आती है, पीवी फिनटेक आती है, केपीएन आती है, और बीएससी के ऊपर देखा है तो इनके जो पीएस हैं उसमें क्या निकल के आती है, एलटीटीएस आती है, सिस्टम्स आती है, आरएस सिस्टम्स हैं। लेकिन मुझे लगता है इसको सीडीएसएस से कंपेयर करना बड़ा बेहतर होगा। और भी कुछ जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके बाद सर्विस जो गवर्नमेंट के लिए देती है, तो फिर इसको देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की सर्विस देती है जो उसके लिए भी कामकाज करती नज़र आ सकती है कंपनी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।